2023 सौहार्द का आयोजन किया है, जिसमें 6 डिसिप्लिन्स में लगभग 550 पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर आ रहे हैं। ये एक बहुत अच्छी पहल है और जो हमारी राष्ट्रीय पहल है खेलो इंडिया, फिट इंडिया, और जिसके तहत यूटी में माननीय उपराज्यपाल महोदय की प्रेरणा से हम लोगों ने खेल को एक विशेष महत्व दिया है। हमारा ये प्रयास है कि कोई भी बच्चे से बड़ा अगर वो कोई भी खेल यूटी में खेलना चाहता है तो उसको सुविधा मिलनी चाहिए। हर एक पंचायत में खेल का मैदान होना चाहिए, हर एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में स्टेडियम होना चाहिए, इंडोर स्टेडियम होना चाहिए। हमारा प्रयास है कि गांव से लेकर यूटी स्तर तक और राष्ट्रीय स्तर तक हम सभी सुविधाएं दे सकें, सभी कोचिंग दे सकें, जिससे कि जम्मू और कश्मीर एक स्पोर्ट्स का पावर हाउस बन सके। हमारा ये प्रयास है कि हम नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल के स्पोर्ट्स इवेंट्स भी यहाँ पर किया करें। I declare Sauhad Chancellor's Trophy 2023 for men and women open। इस 3 दिवसीय चैंपियनशिप में मैं सभी नौजवान खिलाड़ियों का हृदय से अभिनंदन करता हूं और अलग अलग विधाओं में आयोजित हो रहे टूर्नामेंट के लिए उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं भी देता हूं। एक छोटा वाक्य मैं कह करके अपनी बात शुरू करूंगा। ये 3-4 साल पहले एक खबर मैंने अखबार में पढ़ी। एक इन्वेस्टमेंट फर्म के बड़े अधिकारी कुछ विद्यार्थियों से चर्चा कर रहे थे और बात स्वाभाविक रूप से मैनेजमेंट के सिलेबस की हो रही थी। उन्होंने विद्यार्थियों से पूछा, क्या आप लोगों को कोई ऐसी किताब पढ़ाई जाती है जो फिजिकल, इमोशनल हेल्थ, लर्निंग एफिशिएंसी, कैरेक्टर बिल्डिंग तीनों में आपकी मदद कर रही है? तो सभी विद्यार्थियों ने कहा कि नहीं साहब, ऐसी कोई किताब सिलेबस में नहीं रिकमेंड की गई है। तब उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि दरअसल वह किताब न सिलेबस में मिलेगी और न ही लाइब्रेरी में मिलेगी। वह किताब तो केवल खेल के मैदान में मिलेगी। और मैं इस बात से पूरी तरह इत्तेफाक रखता हूं और मुझे लगता है कि अब स्पोर्ट्स कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी नहीं है, बल्कि स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में मैथ, साइंस, सोशल साइंस की तरह कोर सब्जेक्ट के रूप में ही इसे माना जाना चाहिए। स्पोर्ट्स वह माध्यम है जो हमारे नौजवानों को साहस देता है, उनके सामने नए लक्ष्य तय करता है और उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मार्ग भी प्रशस्त करता है। अगर आप हमारे देश में या दुनिया के शैक्षिक इतिहास को भी उठा करके देखेंगे तो शिक्षा का मतलब मात्र किताबों तक सीमित रहना नहीं रहा है। 3500 वर्ष पूर्व, 3500 साल पहले, जब पश्चिमी देश स्टोन एज में जी रहे थे, तब हमारे देश की सभ्यता और संस्कृति नए शिखर को छूती थी। उस समय गुरुकुल पद्धति में सिर्फ ये रटे रटाए काम नहीं होते थे, बल्कि योद्धा, वॉरियर तैयार किए जाते थे। गुरुकुल से ही शायद पुराणों में इस बात को लिपिबद्ध किया गया कि शिक्षा संस्कृत के शिक्ष धातु से बना हुआ शब्द है, जिसका अर्थ है इंसान के अंदर जो क्षमता है उसे बाहर अभिव्यक्त करने का वातावरण तैयार करना है। अगर आधुनिक समय की मैं बात करूं, मॉडर्न एज की, तो एजुकेशन शब्द की जो उत्पत्ति है 15वीं शताब्दी के मध्य से लैटिन भाषा के एजुकेट्स से ये निकला है, जिसका अर्थ है सिखाना, और बाद में फ्रेंच भाषा के एडुक्वेयर ने इसे एक नया अर्थ दिया,
आगे बढ़ना, टू लीड, यानी अलग अलग समय पर अलग अलग संस्कृतियों और देशों ने इस बात पर जोर दिया कि शिक्षा का मतलब इंसान का शारीरिक और मानसिक दोनों विकास है, ताकि अपनी ताकत, अपनी क्षमता और अपने अंदर अंतर्निहित शक्तियों को पहचान सके, उसे नर्चर कर सके और तब विद्यार्थी जीवन के पथ पर आगे बढ़ सके। मैं खास तौर से अपने युवा साथियों तथा शिक्षकों से कहना चाहता हूं कि आजकल के विद्यार्थी को प्रोत्साहित करना चाहिए, और मुझे लगता है कि अगर प्रोत्साहन के लिए कोई ग्रंथ पढ़ना है तो भगवत गीता पढ़नी चाहिए। एकेडमिक्स में टॉपर और खेल के मैदान में चैंपियन बनने के लिए आप स्वयं विचार करिए, सबसे ज्यादा प्रेरणा कौन दे सकता है? तो मुझे लगता है कि भगवान श्री कृष्ण से ज्यादा प्रेरणा किसी से मिल नहीं सकती है। एक गुरु के रूप में, एक गाइड के रूप में भगवान श्री कृष्ण, आप ध्यान करिए अर्जुन से किस तरह से, अर्जुन जब भाग रहा था युद्ध से, तो एक गुरु के नाते अर्जुन को किस तरह से उन्होंने ज्ञान दिया था और कहा कि अर्जुन तू भाग मत, ये तेरा स्वभाव नहीं है, ये तेरा स्वधर्म भी नहीं है, तेरे खून की एक एक बूंद में योद्धा छिपा है, बिना धनुष तेरी आत्मा खो जाएगी और बिना तलवार तेरा व्यक्तित्व संपूर्ण रूप से नष्ट हो जाएगा। मुझे लगता है कि यही काम शिक्षक को या जो खेल के लिए हमारे कोच साहब लोग हैं, इनको भी श्री कृष्ण बनना होगा। वो बास्केटबॉल की कोर्ट हो, कबड्डी का मैदान हो, सामान्य रूप से दो बातें कोच लोग कहते हैं। पहला, अपने आप को किसी सांचे में मत फिट करना, और दूसरा, कभी मैदान मत छोड़ना। मैं समझता हूं कि ये जीवन का सबसे बड़ा सूत्र है, और हर विद्यार्थी के अंदर यह भावना गहरी बैठ जानी चाहिए कि उसे विजय प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ना ही होगा। साथियों, मैंने अभी भगवत गीता की चर्चा की, तो संक्षेप में एक बात और कहूंगा। कहीं न कहीं बहुत दिनों से बात मेरे जहन में थी। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से बड़ी आसानी से कह दिया कि सर्वधर्मान परित्यज मामेकम शरणं व्रज। अर्जुन, तू सब धर्मों को छोड़, बस मेरी शरण में आ। अब ये कॉन्फिडेंस, ये हिम्मत गुरु में कब आएगी कि श्री कृष्ण की तरह कहे, बाकी सब छोड़ो, मेरे पास आओ, सारा समाधान मेरे पास है। मुझे लगता है कि आत्मविश्वास की ये पराकाष्ठा, एक गुरु इतनी हिम्मत करके अपने शिष्य को कहता है कि तू सब कुछ छोड़ दे, मेरी शरण में आ। और कृष्ण जैसी हिम्मत हमारे यहाँ के सभी शिक्षकों में आवे, ये मैं समझता हूँ कि ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूँ, और यही क्लासरूम में मैं देखना चाहता हूँ, ताकि पूरे अधिकार से, पूरे हिम्मत से हमारे शिक्षक कह सकें विद्यार्थियों से, स्टूडेंट से, तुम बाकी सब छोड़ो, वह करो जो मैं कह रहा हूं। और शिष्य में भी उतनी ही श्रद्धा हो कि वह गुरु के कहने पर अंगारों पर पांव रखने के लिए भी तैयार रहे, न हिचके। मुझे यकीन हो रहा है कि वह समय, वो व्यवस्था अब ज्यादा दूर नहीं है। भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी विद्यार्थियों को, अध्यापकों को, कुलपतियों को एक बड़ा उपहार दिया है। पहले टीचर्स हों, चाहे स्टूडेंट्स हों या वाइस चांसलर साहब हों, सब कहीं न कहीं क्लासरूम की दीवारों और सिलेबस की सीमाओं से बंधे थे। हम सोच नहीं सकते थे कि फिजिक्स का टॉपर लॉन टेनिस का चैंपियन बनने का ख्वाब देख सकता है। अब उसे पूरा करने की व्यवस्था निर्मित की गई है। 100 मीटर रेस दौड़ने वाला बच्चा या बच्ची इंजीनियर बनना चाहता है तो उसे भी अवसर मिलेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने ये अवसर हमें उपलब्ध कराया है। फ्रेगमेंटेशन को समाप्त करके मल्टी डिसिप्लिनरी सिस्टम को प्रमोट करने का अवसर दिया है। विद्यार्थियों को ऐसी व्यवस्था दी गई है जो उनके सपनों को साकार कर सकती है।
एक और पुरानी गलत धारणा बनी थी जब हम लोग पढ़ते थे। हमारे अभिभावक, हमारे अध्यापक कहते थे कि जो पढ़ेगा, जो खेलेगा कूदेगा, वो पढ़ेगा कैसे। मुझे लगता है कि इस धारणा से भी लोग अब बाहर आ रहे हैं और मैं मानता हूं कि जो विद्यार्थी पढ़ाई करता है और मैदान में अच्छा खेलता है, वो दोनों काम एक साथ कर सकता है। क्लासरूम हो या चाहे खेल का मैदान हो, कोई भी उसे विजेता बनने से नहीं रोक सकता। अनेक उदाहरण हमारे सामने हैं। राहुल द्रविड़ का नाम आप सब जानते हैं, क्रिकेट के बहुत ही शानदार खिलाड़ी रहे हैं। आप में से कुछ लोगों को मालूम भी होगा कि कॉमर्स में उन्होंने टॉप किया था और उसी साल मैनेजमेंट के एंट्रेंस की परीक्षा में भी बहुत अच्छे अंक पाए थे, जिस साल वो इंडियन टीम के लिए चुने गए थे। अनिल कुंबले को आप सब जानते हैं, मैकेनिकल इंजीनियर है। बैडमिंटन की खिलाड़ी मानसी जोशी केवल बैडमिंटन नहीं खेलती बल्कि बहुत ही बेहतरीन इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर भी है। ऐसे अनेक उदाहरण मैं गिना सकता हूं, आप लोग भी जानते हैं। और केवल हमारे यहाँ नहीं, दुनिया में बड़े बड़े जो रिसर्च हुए उन लोगों ने किए जो अच्छे खिलाड़ी भी थे। और उन्होंने एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं। एक विदेश में एक रिसर्चर थे, उन्होंने एक रिसर्च किया और ये जानने की कोशिश की कि क्या स्पोर्ट्स और पढ़ाई का कोई आपस में संबंध है। इस सिलसिले में न्यूरो साइंस मैगजीन ने एक स्कूल के बच्चों का सर्वे किया। 2 ग्रुप बनाए गए। क्लासरूम में सवाल पूछने से पहले एक ग्रुप को 15 मिनट खेलने का अवसर दिया गया और दूसरा ग्रुप जो था वो बिना खेले हुए क्लासरूम में आ गया। और 1 महीने के रिसर्च के बाद पाया गया कि जो बच्चे पढ़ाई करने से पहले खेल के मैदान से आए थे, उनकी तार्किक क्षमता उन बच्चों से बेहतर थी जो बिना खेले क्लासरूम में आए थे। नौजवान विद्यार्थियों के ऊपर इसी तरह का प्रयोग हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के न्यूरो साइंटिस्ट डॉक्टर जॉन वाटे ने भी किया। और अपने रिसर्च के बाद उन्होंने बताया कि जो स्टूडेंट्स साइंस और फिजिकल एजुकेशन दोनों सब्जेक्ट्स की पढ़ाई कर रहे हैं, वो एकेडमिक्स में अन्य विद्यार्थियों से 23% बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। और ये रिसर्च के पश्चात उन्होंने कहा, और अनेक लोगों ने, दुनिया के विद्वान लोगों ने कहा है कि स्पोर्ट्स इज ए मिरेकल फॉर ब्रेन। और मैं समझता हूं कि इसके पीछे वैज्ञानिक कारण है, साइंटिफिक रीजन है। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हमारे ब्रेन सेल्स को मजबूती से इकट्ठा रखती हैं और हिपोकैम्पस, जिसे सेंटर ऑफ लर्निंग कहा जाता है, वह नए नर्व सेल्स को क्रिएट करती है। और इसलिए मैं आज एक बात कहना चाहता हूं, जिस बात का जिक्र अभी भटनागर साहब ने किया कि फिट इंडिया का नारा ये महज स्लोगन नहीं है, बल्कि सोच समझ करके माननीय प्रधानमंत्री जी ने युवा पीढ़ी को वो रास्ता दिखाया है जिस पर चलकर तरक्की की नई बुलंदी को देश का नौजवान छू सकता है। वो फिट इंडिया हो, खेलो इंडिया हो, हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति हो, स्टार्टअप्स के लिए अवसर हो, इनोवेशन हो, इन्वेंशन के लिए स्कूल से लेकर विश्वविद्यालय तक आधुनिक सुविधाओं का निर्माण हो, इसकी कोशिश हो रही है। यह सभी युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए किया जा रहा है, ताकि आप सिर्फ डिग्री लेकर कॉलेज और विश्वविद्यालय से न निकलें, बल्कि आपका व्यक्तित्व एक ऐसे योद्धा का बने जो अपनी इंडिविजुअलिटी और अपनी इंडिपेंडेंट थिंकिंग से केवल आपका भविष्य नहीं, बल्कि जम्मू कश्मीर और देश का भविष्य भी बना सके। अंत में मैं अपनी बात समाप्त करने से पहले एक छोटी घटना का जिक्र मैं करूंगा। आप में से कुछ लोगों ने इसे सुना होगा। 1969 में चंद्रमा पर जाने वाले मिशन में
रॉकेट बनाने वाले इंजीनियर का नाम जानते हैं? कई विद्यार्थी हैं, वॉन ब्राउन था। मिशन के कई साल बाद 1975 में उनका एक इंटरव्यू छपा और पत्रकार ने पूछा ब्राउन से कि आपको उस समय कैसा लग रहा था जब पहली बार आपके रॉकेट की वजह से इंसान चंद्रमा पर पहुंचा था। जानते हैं मित्रों ब्राउन का जवाब क्या था? उसने कहा कि मेरे मन में एक ही ख्याल आया था कि डिक्शनरी में जो इम्पॉसिबल शब्द है इसे सदा सर्वदा के लिए हटा देना चाहिए। मेरी कामना है इस चैंपियनशिप में आप सभी इसी भावना से खेल के मैदान में उतरें, फतह हासिल करें। अंत में 2 पंक्तियां कह के, कभी से पांव के छाले न देख, अभी से पांव के छाले न देखो, अभी यारों सफर की इब्तिदा है, अभी यारों सफर की इब्तिदा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।